हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे और इसकी जो स्टार्ट करेंगे हम लोग 1885 ईस्वी से। इससे पहले हमने इससे पहले का कवर कर चुके हैं, ब्रिटिश जो आए उसके आगमन से लेकर अब तक। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की? ए ओ ह्यूम द्वारा की जाती है। और पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया जाता है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष को देखें। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, तो ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। नोट, इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और अक्सर गलत होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते, सत्यमेव मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगणमन, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट पॉइंट देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमोस चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव जो थे ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को मिलता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुए अधिवेशन, तीसरा जो अधिवेशन है की अध्यक्षता करते हैं। तो तीसरे अधिवेशन जो पहला मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरे अधिवेशन मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के मध्य जो समझौता होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में की जाती है और लखनऊ समझौता हुआ जो लखनऊ लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो भारत की स्वतंत्रता की जब प्राप्ति हो जाए तो उन गांधी जी का वक्तव्य था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए।
लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करते। सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता करती हैं कानपुर अधिवेशन की करती हैं 1925 ईस्वी में, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1947 से 49 तक सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो जेबी कृपलानी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ। तो राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता के नामक शीर्षक से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। तो अंतिम रूप से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभाजित हो गए। कांग्रेस की इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये लोग लिबरल नेता थे, उदारवादी दल के नेता थे। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, जो गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैज़नी की जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैज़नी थे। वल्लभ भाई पटेल भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सर वैलेंटाइन सिरुल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना आगे आए। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली ने उठाया। तो कौन कौन उठाया था? महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली। अब हम आते हैं स्वदेशी जो आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की निर्णय की घोषणा की। घोषणा के पीछे उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना, क्योंकि यहाँ पर इस शिक्षा के विकास के साथ ही वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं उद्भूत हुई, जिससे अंग्रेज़ों को खतरा महसूस हुआ।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। किस अक्टूबर से? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया गया। 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ और 1905 में इसे किया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। जो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण था वो बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो अक्सर पूछा है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने वाले ब्रिटिश पत्रकार का क्या नाम था? तो W. नेविंसन नाम था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन करते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर 1907 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये याद आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध के नाम से जानते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। कहाँ से? फिन्सबरी से। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणितिक भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रकार रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया। मुसलमानों के लिए कहीं न कहीं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था। गांधी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार 1919 के इंडियन का हमारा सर्वनाश कर दिया है। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो पहले तिलक करते हैं, बाद में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार प्रसार किया। तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट का सचिव NC केलकर साहब थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही संपन्न हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर दिया गया। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो गांधी जी ने कब? 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अपने सहयोगियों के सहयोग से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। तो फिनिक्स कहाँ करते हैं? डरबन में।
सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। तो युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा गांधी जी के। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। लुई फिशर से कहते हैं। लुई फिशर गांधी जी के किस समय था? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनके साथ था। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन करने का, उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावी किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन करबंदी की प्रेरणा पाई। तो गांधी जी ने थोरो से क्या सीखा? सविनय अवज्ञा और करबंदी। गांधी जी ने जातिहीन छूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1917-1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, दोनों गुजरात में स्थित है, जो अहमदाबाद खेड़ा, संघर्ष किया। चंपारण और जो खेड़ा था एक कृषक विद्रोह था, कृषक आंदोलन था, और जो अहमदाबाद था ये मजदूर मिल मालिकों से संबंधित था। उस समय प्लेग के फैल जाने के बावजूद वहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इस कारण पैसे बढ़वाने के चक्कर में जो श्रम मिलता था उसको बढ़वाने के लिए। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एनजी रंगा। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्या के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को कौन देता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी देते हैं। किसके दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1987 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। तो कहाँ पर लॉ फर्म की स्थापना की? जोहान्सबर्ग में 1930 में 1910 तक वहाँ रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरव संघमित्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा का गठन हुआ। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जो थे और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना होती है। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद थे और महासचिव जो थे एनजी रंगा। वही एनजी रंगा है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने
की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। भारत ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। ये जो जोसेफ बैप्टिस्टा हैं, यही जो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन रूसी पार्टी बुल्शेविकी द्वारा की गई। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की। न्यायाधीश सिडनी रोलेट के सुझाव पर 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइट की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, अब ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार दी। मान की तलवार। वर्ष 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी लंदन में, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता है, पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को दी गई। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी। हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया था। देखिए, विशेष अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1920 में कलकत्ता में, उसमें सी.आर. दास ही इसका प्रस्ताव का विरोध करते, लेकिन 1920 दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में वही प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की
सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से ही क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रिंसिपल जो था अहिंसा, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाया, जिस हिंसा उन्हें के कारण इसको रोक लगा दी गई। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को वापस स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकपूर्ण या निष्ठुर बर्बादी कहा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने के लिए अविवेकी निष्ठुर बर्बादी कहा। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में स्थापित की गई। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षा से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर CR दास करते हैं। CR दास ने स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के असेंबली के अध्यक्ष बने, जिसमें स्वराज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना। तो अलीपुर बमकांड के केस में कौन बचाव करता है? अरविंद घोष की चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 19 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू लिया। तो इंडिपेंडेंस पार्टी 1922 में निर्णय किसने लिया? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग 7 सदस्य जो थे, जिसमें टोटल श्वेत थे, विदेशी थे, ब्रिटिश थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे तो कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के नेता थे, जबकि भारतीय की स्वतंत्रता इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध का जुलूस कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिसमें गंभीर चोट लगती है। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, अधिराज का दर्जा की बात की गई। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना, इंडिया लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस की कार्यकारी समिति 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 6 अप्रैल को समझिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक से की। तमिलनाडु में गांधी जी नेता CR राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक नमक यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता थे। तो जब गांधी जी गिरफ्तार किए गए तो इनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता बने। अब्बास तैयबजी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1921 में 1930 तक धरसना नामक गोदाम पर दावे किए। इस लोमहर्ष को घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन रहता है? वेब मिलर। सविनय अवज्ञा के दौरान वेब मिलर पत्रकार रहता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये सक्रिय रहे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, उत्तर पश्चिम एरिया में सक्रिय रहे और आंदोलन को सशक्त किया। इससे आगे की वीडियो हम अगले क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे प्रीवियस जो इसके घटना चक्र थे इसको देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।